गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अग्रसेन स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम प्रीवियस क्लास में बोर मॉडल के बारे में पढ़ा था, स्पेक्ट्रमी रेखाओं के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे बोर मॉडल की कमियां और बोर मॉडल को क्या करेंगे, ख़त्म करेंगे। बोर मॉडल की कमी क्या थी? पहली कमी थी कि ये केवल एकल इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज पर लागू होता था। एकल इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का मतलब क्या होता है कि ऐसे परमाणु या ऐसी स्पीसीज जिनमें केवल एक ही इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो, उन पर ही क्या होगा, लागू होगा। भाई बहु इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज पर लागू नहीं होता। तो ये इसकी क्या हो गई, ड्रॉबैक हो गई। ड्रॉबैक मतलब कमी हो गई कि बहु इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज पर लागू नहीं होता। दूसरा जो इसमें दूसरी कमी थी कि जब हमने हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम लिया था, आपको पता था उसमें श्रेणियां मिली थी। श्रेणियां कौन सी मिली थी? लाइमन, बार्मर, पाश्चर वगैरह। तो आपको ये भी पता था कि उसमें एक लाइन मिल रही थी हमको, जो मैंने आपको बताया था रेखीय स्पेक्ट्रम। जब रेखीय स्पेक्ट्रम के बारे में बताया था तो उसमें मैंने बताया था इसमें लाइनें मिल रही हैं। और कैसी लाइनें मिल रही हैं? एक चमकीली, एक डार्क, एक चमकीली, एक डार्क। तो मैंने उस स्पेक्ट्रम को क्या किया था कि किसी दुर्बल चुंबकीय क्षेत्र या दुर्बल वैद्युत क्षेत्र में रख दिया। जैसे ही मैंने उस लाइन को दुर्बल चुंबकीय क्षेत्र और दुर्बल वैद्युत क्षेत्र में रखा तो वो लाइन अपनी छोटी छोटी लाइनों में दोबारा टूट जाती है। ऐसा क्यों होता है ये बोर समझा नहीं सका। तो ये क्या हो गई, बोर मॉडल की कमी हो गई। अब देखिए ये जो स्पेक्ट्रम लाइन है, ये दुर्बल चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर और दुर्बल वैद्युत क्षेत्र में रखने पर ये अनेक सूक्ष्म लाइनों में विभाजित हो जाती है। जब ये अनेक सूक्ष्म लाइनों में विभाजित हो जाती है तो इस प्रकार दो प्रभाव दिए गए थे। पहला दिया गया था जीमान प्रभाव और दूसरा दिया गया था स्टोक प्रभाव। पहला कौन सा था? जीमान प्रभाव और दूसरा स्टोक प्रभाव। जीमान प्रभाव में क्या होता है, देखिए कि जीमान प्रभाव में ये आपकी कोई लाइन है, सपोज ये आपकी स्पेक्ट्रम लाइन मिली है, ये आपको क्या मिली है, स्पेक्ट्रम लाइन मिली है। इस स्पेक्ट्रम लाइन में क्या होता है कि ये जो आपका, जैसे ही आप इसको किस में रखोगे, विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र में, लेकिन जब वैद्युत क्षेत्र में रखोगे तब इसका नाम अलग होगा, चुंबकीय क्षेत्र में रखोगे तब इसका नाम अलग होगा। जैसे ही इसको हमने क्या रखा, चुंबकीय क्षेत्र में रखा। चुंबकीय क्षेत्र को हम ये लिख सकते हैं एन पोल और एस पोल। चुंबक के दो पोल ही तो होते हैं, एन और एस। जैसे ही हमने इसको किस में रखा, चुंबकीय क्षेत्र में रखा, ये स्पेक्ट्रम लाइन अनेक छोटी छोटी लाइनों में क्या हो जाती है, विभाजित हो जाती है। और इस प्रभाव को क्या बोला जाता है? इस प्रभाव को बोला जाता है जीमान प्रभाव। इस प्रभाव को क्या बोला जाता है? जीमान प्रभाव। तो ध्यान से लिखोगे, क्या लिखोगे जीमान प्रभाव की डेफिनेशन में कि दुर्बल चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में स्पेक्ट्रमी रेखा का अनेक सूक्ष्म रेखाओं में विभाजित हो जाना जीमान प्रभाव कहलाता है। ध्यान से क्या बोला है मैंने, दुर्बल चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में स्पेक्ट्रमी रेखा का अनेक सूक्ष्म रेखाओं में विभाजित हो जाना क्या कहलाएगा आपका? जीमान प्रभाव कहलाता है। ये तो किस में है? चुंबकीय क्षेत्र में। कौन से क्षेत्र में? चुंबकीय क्षेत्र में। यदि यही घटना वैद्युत क्षेत्र में की जाए तो ये स्टोक प्रभाव कहलाता है। सेम एज इट इज घटना होगी, कुछ नहीं होगा, कोई अंतर नहीं होगा। यही वही हमारी एक स्पेक्ट्रमी लाइन, जैसे इसको मैंने किस में रखा, वैद्युत क्षेत्र में। वैद्युत क्षेत्र को हम किस से नोट करते हैं? एक तरफ प्लस, एक तरफ माइनस, प्लस माइनस की तरफ को नोट करते हैं। अब इसमें क्या होगा, ये जो आपकी स्पेक्ट्रमी लाइन है ये अनेक भागों में क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। देखिए इस प्रकार क्या हो जाएगी, ये अनेक भागों में विभाजित हो जाएगी। अब
हम क्या बोलेंगे, जो ये अनेक लाइनों में विभाजित हुई है किसके कारण, दुर्बल वैद्युत क्षेत्र के कारण। जब दुर्बल वैद्युत क्षेत्र के कारण अनेक लाइनों में विभाजित हुई है तो इस प्रभाव को बोला जाता है स्ट्रोक प्रभाव। इसको क्या बोला जाता है, स्ट्रोक प्रभाव। ध्यान रखना, दोनों की डेफिनेशन पूछ सकते हैं आपसे कि जीमान प्रभाव क्या है, स्ट्रोक प्रभाव क्या है। तो जीमान प्रभाव तो किसकी उपस्थिति में होता है, चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में, और स्ट्रोक प्रभाव किसकी उपस्थिति में होता है, विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में। तो हम क्या बोलेंगे इसकी डेफिनेशन लिख लिया करो आप इनको। तो डेफिनेशन क्या होगी, दुर्बल वैद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में स्पेक्ट्रमी रेखा का अनेक सूक्ष्म रेखाओं में विभाजित हो जाना स्ट्रोक प्रभाव कहलाता है। ये बात समझ में आ गई होगी। स्ट्रोक प्रभाव किसकी उपस्थिति में होता है, दुर्बल वैद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में, दुर्बल वैद्युत क्षेत्र। और दुर्बल चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में कौन सा प्रभाव होता है, जीमान प्रभाव होता है। ये दोनों प्रभाव आपको समझ में आ गए। ये किससे रिलेटेड है, आपके पॉइंट नंबर 2 से रिलेटेड है। ये इससे रिलेटेड है कि जब हमने एकल स्पेक्ट्रमी रेखा को दुर्बल चुंबकीय क्षेत्र या दुर्बल वैद्युत क्षेत्र में रखा तो ये अनेक लाइनों में क्या हो गई, डिवाइड हो गई। और डिवाइड होने के कारण ये अनेक लाइनों में डिवाइड हुई तो स्ट्रोक प्रभाव और जीमान प्रभाव कहलाते हैं। तो जो बोर था वो जीमान प्रभाव और स्ट्रोक प्रभाव को नहीं समझा सका। बोर की तीसरी कमी क्या थी कि हमने बोर की सेकंड अवधारणा पढ़ी है कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाता है जिनका कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणज होता है। लेकिन यह नहीं समझा सका कि ये h/2π का पूर्ण गुणज क्यों होता है। ये भी इसकी क्या बन गई, कमी बन गई। तो ये क्या है, बोर मॉडल की कमियां। ये बात ध्यान रखना। अब नेक्स्ट जो मॉडल आता है वो आता है सोमरफील्ड मॉडल। नेक्स्ट मॉडल क्या आता है, सोमरफील्ड मॉडल। देखिए सोमरफील्ड ने क्या बताया था, सोमरफील्ड ने बस बोर मॉडल में थोड़ा सा कनेक्शन किया था। मैंने बोर मॉडल की तृतीय अवधारणा आपको बताई थी। क्या बोला था उसमें कि इलेक्ट्रॉन स्थायी वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। लेकिन सोमरफील्ड ने थोड़ा सा करेक्शन उसमें क्या कर दिया, उसने बोला कि इलेक्ट्रॉन स्थायी वृत्ताकार कक्षाओं के साथ दीर्घ वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। किस में लगाते हैं, दीर्घ वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। उसने ये नहीं बोला कि वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर नहीं लगाते, उसने ये बोला है कि स्थायी वृत्ताकार कक्षाओं के साथ दीर्घ वृत्ताकार कक्षाओं में क्या लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं। ये क्या है, सोमरफील्ड का मॉडल। तो इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्षाओं के साथ दीर्घ वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। ये बात समझ में आ गई आपको। अब देखिए दीर्घ वृत्ताकार कक्षाओं में कैसे चक्कर लगाते हैं। देखिए ये क्या है, आपकी कोई एक्सिस है और ये भी आपकी क्या है, कोई एक्सिस है। यहाँ पर जो ये आपकी
हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, मतलब क्षैतिज एक्सिस है, उसको बोला जाता है, जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है उसको क्या बोला जाता है, मेजर एक्सिस। उसको क्या बोला जाता है, मेजर एक्सिस। और जो आपकी ये वर्टिकल एक्सिस है उसको क्या बोला जाता है, माइनर एक्सिस। उसको क्या बोला जाता है, माइनर एक्सिस। अब इसको उसने इन दोनों को उसने एक रेशो के रूप में लिखा था, और वो रेशो क्या था, एन वाई के रेशो। क्या था, एन वाई के रेशो। एन यहाँ पर क्या है, मुख्य क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या, और के यहाँ पर क्या है आपकी द्विगंशी क्वांटम संख्या। के यहाँ पर क्या है, द्विगंशी क्वांटम संख्या। अब आप बोलोगे सर ये क्वांटम संख्या क्या है, हमने तो क्वांटम संख्या अब तक नहीं पढ़ी। तो इससे जस्ट दूसरा टॉपिक, दूसरा या तीसरा टॉपिक ही क्या होगा आपका, क्वांटम संख्याएं टॉपिक होगा। तो ज़्यादा चिंता की बात नहीं है, इतना मत सोचो, बस इतना ध्यान रखना है हमको इसमें, यदि एन वाई के का रेशो, क्या बोलोगे, यदि एन वाई के का रेशो क्या है 1, एन वाई के का रेशो क्या है 1, तो इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाएंगे, इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाएंगे। और यदि एन वाई के का रेशो नॉट इक्वल टू 1 है तो हम क्या बोलेंगे कि इलेक्ट्रॉन दीर्घ वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाएंगे। किसमें, दीर्घ वृत्ताकार कक्षाओं में। तो हम ये लिख सकते हैं एन बाई के नॉट इक्वल टू 1, या हम ये भी लिख सकते हैं एन बाई के इज़ ग्रेटर देन 1, क्योंकि एन की वैल्यू हमेशा के की वैल्यू से क्या होती है, ऑलमोस्ट बड़ी होती है। किसी भी एक ऑर्बिटल के लिए, किसी भी एक कक्षक के लिए एन की वैल्यू के की वैल्यू से हमेशा ऑलमोस्ट क्या होती है, बड़ी होती है। इसलिए हम क्या लिखते हैं कि एन वाई के का मान यदि 1 से बड़ा है तो ये किन कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, दीर्घ वृत्ताकार में, और यदि इसका मान इक्वल टू 1 है तो ये किन कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, वृत्ताकार कक्षाओं में। जैसे सपोज n बराबर 4, क्या है, n बराबर 4, यदि n बराबर 4 है तो यहाँ पर k की वैल्यू क्या हो सकती है, 1, 2, 3 और 4, इनमें से कुछ भी हो सकती है। जब इनकी वैल्यू ये हो सकती है तो एन बाई के का रेशो क्या हो सकता है, 4/1, 4/2, 4/3 और 4/4। अब 4/1 1 से बड़ा है, 4/2 1 से बड़ा है, 4/3 1 से बड़ा है, 4/4 ये क्या है आपका, इक्वल टू 1। जब एन वाई के का रेशो 4/4 होगा कक्षा चौथी के लिए, तो यहाँ पर ये कैसी कक्षा होगी, वृत्ताकार कक्षा। ये कैसी कक्षा होगी, वृत्ताकार कक्षा। और यदि इसका रेशो 4/1 या 4/2, 4/3 कुछ भी है तो ये कैसी कक्षाएं होंगी, दीर्घ वृत्ताकार कक्षाएं। ये कैसी कक्षाएं होंगी, दीर्घ वृत्ताकार कक्षाएं। ये बात समझ में आ गई होगी आपको। ये क्या है, सोमरफील्ड मॉडल। सोमरफील्ड में बस हमको इतना याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्षाओं के साथ दीर्घ वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। दूसरा हम क्या लेते हैं, एक दीर्घ वृत्त बना लेते हैं, एलिप्स बना लेते हैं। जब जैसे ही एलिप्स बनाओगे तो यहाँ पर क्या होगा, एक मेजर एक्सिस और एक माइनर एक्सिस। अब यहाँ पर मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस जो होती हैं, या तो इनका रेशो लेते हैं या हम बोल देते हैं मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस को एन वाई के का रेशो। एन यहाँ पर क्या है, मुख्य क्वांटम संख्या, के क्या है, द्विगंशी क्वांटम संख्या। जब एन और के, एन वाई के की वैल्यू इक्वल टू 1 है तो इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाता है, और यदि एन अपॉन के की वैल्यू नॉट इक्वल टू 1 है या ग्रेटर देन 1 है तो इलेक्ट्रॉन दीर्घ वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाता है। ये बात ध्यान रखना। नेक्स्ट जो मॉडल आता है, हमारे मॉडल आते हैं तरंग यांत्रिकी मॉडल या क्वांटम यांत्रिकी मॉडल। नेक्स्ट मॉडल कौन से हैं, तरंग यांत्रिकी मॉडल या क्वांटम यांत्रिकी मॉडल।
तरंग यांत्रिकी मॉडल या क्वांटम यांत्रिकी मॉडल। अब देखिए तरंग यांत्रिकी मॉडल और क्वांटम यांत्रिकी मॉडल, ये जो क्वांटम वर्ड आ रहा है यहाँ पर, जो क्वांटम वर्ड होता है वो होता है सूक्ष्म कणों के लिए। क्वांटम वर्ड किसके लिए होता है? सूक्ष्म कणों के लिए। तो जो ये मॉडल है ये किस पे लागू होता है? सूक्ष्म कणों पर। अब वो सूक्ष्म कण क्या हो सकते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, आपका बोस, आइंस्टीन कण वगैरह जितने भी सूक्ष्म कण होंगे उन पर क्या होगा? ये लागू होगा। तो देखिए इसके अंतर्गत दो सिद्धांत आते हैं। पहला आता है डी ब्रोगली सिद्धांत। इसके अंतर्गत क्या आते हैं? दो सिद्धांत आते हैं। पहला होता है डी ब्रोगली सिद्धांत और दूसरा होता है हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। तो हम क्या बोल सकते हैं? हम ये बोल सकते हैं क्वांटम मैकेनिकल मॉडल इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द डी ब्रोगली एंड हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। जो हमारा क्वांटम यांत्रिकी मॉडल है वो डी ब्रोगली सिद्धांत और हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत का क्या है? मिलाप है, एक दूसरे के सहयोग से बना हुआ मॉडल है। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? डी ब्रोगली सिद्धांत। सबसे पहला अपना जो सिद्धांत है वो क्या है? डी ब्रोगली सिद्धांत। अब देखिए डी ब्रोगली सिद्धांत होता क्या है। डी ब्रोगली ने हमको क्या बताया था कि किसी भी कण की, किसी भी सूक्ष्म कण की द्वैत प्रकृति के बारे में बताया था। किसके बारे में? किसी भी सूक्ष्म कण की द्वैत प्रकृति, या हम ये बोल सकते हैं कि उसने प्रकाश की द्वैत प्रकृति के बारे में बताया। कैसे बताया? कि प्रकाश कणों के रूप में तथा प्रकाश किसके रूप में? तरंग के रूप में गति कर सकता है। आपने बहुत सारी घटनाएं देखी होंगी, जैसे प्रकाश का उत्सर्जन, प्रकाश का अपवर्तन हुआ, प्रकाश का परावर्तन हुआ, व्यतिकरण, विवर्तन। आपने ये सभी घटनाएं सुनी होंगी। और एक आपने पढ़ा होगा प्रकाश वैद्युत प्रभाव। ये जो घटनाएं हैं, कुछ घटनाएं तो इसकी तरंग प्रकृति को बता रही हैं, कुछ घटनाएं इसकी कौन सी प्रकृति को बता रही हैं? कण प्रकृति को। जैसे प्रकाश वैद्युत प्रभाव जो होता है, जो प्रकाश के कण प्रकृति को बताता है, और जो ये आपकी घटनाएं होती हैं परावर्तन, अपवर्तन, ये प्रकाश की तरंग प्रकृति को बताती हैं। ऐसे ही डी ब्रोगली ने बोला था कि जो सूक्ष्म कण होते हैं वो द्वैत प्रकृति दर्शाते हैं। पहला तरंग प्रकृति, दूसरा कण प्रकृति। देखिए सबसे पहली बात, ये आया कब था? ये आया था 1924 में। जो ये डी ब्रोगली सिद्धांत दिया था वो कौन से सन में दिया था? 1924 में। इसने क्या बोला था? जिस प्रकार प्रकाश की द्वैत प्रकृति होती है, प्रकाश की द्वैत प्रकृति होती है, जिस प्रकार प्रकाश की द्वैत प्रकृति होती है, उसी प्रकार सभी द्रव्य कणों, उसी प्रकार सभी द्रव्य कणों, और द्रव्य का मतलब मैंने बोला था सूक्ष्म कण होने चाहिए, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आदि की भी प्रकृति कैसी होती है? आदि की प्रकृति भी द्वैत होती है। कैसी होती है? द्वैत होती है। ये बात समझ में आ गई। अब जो ये आपका डी ब्रोगली सिद्धांत था,
इसने क्या बोला है, इसने द्रव्य के जो छोटे छोटे कणों को एक तरंग के रूप में बताया है। इसने क्या बोला है कि जो द्रव्य के छोटे छोटे कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये तरंग के रूप में क्या होते हैं, प्रवाहित होते हैं, बहते हैं। तो एक लाइन और लिख सकते हैं अर्थार्थ करके कि जो ये कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, द्रव्य कण तरंग के रूप में प्रवाहित होते हैं, तरंग के रूप में प्रवाहित होते हैं। ये आपका क्या है, डी ब्रोगली सिद्धांत। आपसे कोई पूछे डी ब्रोगली सिद्धांत किसके बारे में बताता है, तो ये सीधा बोलना कि सूक्ष्म कणों की तरंग प्रकृति या सूक्ष्म कणों की द्वैत प्रकृति के बारे में बताता है। अब देखिए डी ब्रोगली संबंध पढ़ते हैं हम। ये तो क्या था, डी ब्रोगली सिद्धांत का कि इसके अनुसार जिस प्रकार प्रकाश की द्वैत प्रकृति होती है उस प्रकार ये होता है। ये इसका स्टेटमेंट था, कथन था। अब हम पढ़ते हैं डी ब्रोगली सिद्धांत संबंध। डी ब्रोगली संबंध। डी ब्रोगली संबंध में क्या होता है कि हम जो डी ब्रोगली संबंध निकालते हैं वो प्लांक सिद्धांत और आइंस्टीन ऊर्जा सिद्धांत से निकालते हैं। किससे, प्लांक सिद्धांत और आइंस्टीन ऊर्जा सिद्धांत से। आपको पता है कि डी ब्रोगली ने क्या बोला है कि कण की द्वैत प्रकृति होती है, मतलब कण प्रकृति भी होती है और इसकी तरंग प्रकृति होती है। जो आइंस्टीन ऊर्जा सिद्धांत है वो कण की तरंग प्रकृति को बताता है और जो आपका प्लांक सिद्धांत है वो सूक्ष्म कण की कण प्रकृति को बताता है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इसमें लिखना है आपको, किसी द्रव्य कण से संबंधित तरंग दैर्घ्य को आइंस्टीन ऊर्जा तथा प्लांक ऊर्जा सिद्धांत से निकाला जा सकता है। किस किस से, आइंस्टीन ऊर्जा और प्लांक ऊर्जा सिद्धांत से। किसी द्रव्य कण से संबद्ध तरंग दैर्घ्य को कौन कौन से दो आपके सिद्धांत हैं, पहला आइंस्टीन ऊर्जा और दूसरा है प्लांक सिद्धांत। आइंस्टीन ऊर्जा इसकी कौन सी प्रकृति को बताता है, तरंग प्रकृति। प्लांक सिद्धांत किसको बताता है, कण प्रकृति। किसको, कण प्रकृति को। आइंस्टीन ऊर्जा ये बताता है कि जो आपकी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन के वेग से गति करते हैं। इलेक्ट्रॉन के वेग से गति कौन क्या करती हैं, तरंगे करती है, विद्युत चुंबकीय तरंगे। इसलिए ये इसकी कौन सी प्रकृति को बताता है, तरंग प्रकृति को। प्लांक ने क्या बताया था कि ऊर्जा जो होती है वो छोटे छोटे बंडलों के रूप में होती है। बंडल मतलब हम एक कोई कण बोल सकते हैं। तो ये किसकी कौन सी प्रकृति को बता रहा है, कण प्रकृति को। तो हम क्या लिखेंगे, अतः आइंस्टीन ऊर्जा समीकरण से आइंस्टीन ऊर्जा समीकरण क्या होता है, E=mc²। समीकरण नंबर 1। प्लांक ऊर्जा समीकरण से E=hν। समीकरण नंबर 2। अब देखिए, है तो हमने एक ही कण लिया है, चाहे वो इलेक्ट्रॉन ले लो, प्रोटॉन ले लो, न्यूट्रॉन ले लो। इलेक्ट्रॉन की आइंस्टीन ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन की प्लांक ऊर्जा। जब ऊर्जा आपको पता है कि एक ही कण लिया है तो दोनों की ऊर्जा तो समान होगी। जब दोनों की ऊर्जा समान है तो समीकरण 1 व 2 से तो क्या लिखेंगे, समीकरण 1 व 2 से mc² बराबर
एच न्यू। क्या लिखोगे? एम सी स्क्वायर बराबर एच न्यू। चूंकि न्यू बराबर क्या होता है? सी अपॉन लेमडा। न्यू बराबर क्या होता है? सी अपॉन लेमडा। तो एम सी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? एच सी अपॉन लेमडा। एक सी से एक सी क्या हो जाएगा? यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। एक सी से एक सी क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा? एक सी से एक सी कैंसिल किया मैंने। यहाँ पर एम सी बराबर एच अपॉन लेमडा। हमको लेमडा का मान निकालना है। लेमडा का मान निकालना है तो लेमडा बराबर एच अपॉन एम इंटू सी। अब आपको पता है द्रव्यमान एम क्या है? द्रव्यमान। सी क्या है? वेग। एम क्या है? द्रव्यमान। सी क्या है? प्रकाश का वेग। और आपको पता है जब एम इंटू बी करते हैं, मतलब द्रव्यमान इंटू वेग करते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? संवेग। उसे क्या बोला जाता है? संवेग। तो लेमडा बराबर क्या आ जाएगा? एच अपॉन पी। और यही क्या होता है? डी ब्रोगली संबंध। ये क्या होता है? डी ब्रोगली संबंध। इसे ही क्या बोलते हैं? डी ब्रोगली समीकरण। इसे क्या बोलते हैं? डी ब्रोगली समीकरण। समीकरण 3 को क्या बोलते हैं? डी ब्रोगली समीकरण। अब देखिए, जो ये डी ब्रोगली समीकरण है, मैंने पहले ही बोला था सूक्ष्म कणों पर लागू होता है। तो हम यदि आपसे कोई पूछे कि डी ब्रोगली समीकरण की सार्थकता कहाँ तक है, कि ये कहाँ तक लागू हो सकता है, तो आप क्या बोलोगे? यह सिद्धांत अति सूक्ष्म द्रव्यमान वाले कणों पर लागू होता है। तो डी ब्रोगली सिद्धांत की सार्थकता क्या है? सार्थकता कि यह सिद्धांत अति सूक्ष्म द्रव्यमान वाले कणों पर लागू होता है, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पर लागू होता है, बड़े कणों पर नहीं। ये क्या है आपका? डी ब्रोगली सिद्धांत। अब नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे? हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत।